भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कामकाज संभाल लिया। उनको भी उसी तरह वित्त मंत्रालय का अनुभव है जैसे उनके पूर्ववर्ती शक्तिकांत दास को था। उन्होंने 6 साल तक केंद्रीय बैंक के प्रमुख का पद संभाला। उनसे पहले उर्जित पटेल गवर्नर थे। इन दोनों का ही कार्यकाल बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। उर्जित पटेल के समय में नोटबंदी हुई और सरकार ने 2016 के नवंबर में 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिए। इस तरह एक झटके में देश की 85% मुद्रा अवैध हो गई थी। उस झटके से उबरने में इकोनॉमी को बहुत समय लगा। इसी तरह शक्तिकांत दास के कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा कोरोना महामारी में बीता। दोनों के कार्यकाल में यानी पिछले 8 साल में यह संकट बना रहा कि महंगाई काबू में करते हैं तो ब्याज दर ऊंचा रखना पड़ रहा है और उसकी वजह से विकास दर में तेजी नहीं आ रही। अंत में स्थिति यह है कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम। महंगाई पर तो काबू नहीं पाया गया, विकास दर भी गिर गई और भारतीय मुद्रा यानी कि रुपया ऐतिहासिक गिरावट पर आ गया। $1 की कीमत 85 रुपए तक पहुंच गई। तभी केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के सामने ज्यादा बड़ी चुनौतियां हैं। उनकी कमान संभालने से ठीक पहले दिसंबर के पहले हफ्ते में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमसीपी ने अपनी 2 मासिक समीक्षा बैठक में नीतिगत ब्याज दरों में कटौती नहीं की और उसे 6.5% पर स्थिर रखने का फैसला किया। महंगाई की चिंता में एमपीसी ने यह फैसला किया। उनके सामने अक्टूबर की खुदरा महंगाई का आंकड़ा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर 6.21% पर पहुंच गया, जो उससे पहले सितंबर में 5.49 थी। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने महंगाई दर की अधिकतम सीमा 6% रखी है। आगे महंगाई और बढ़ने की संभावना है, खासकर खाने पीने की चीजों की महंगाई रिकॉर्ड तेजी के साथ बढ़ रही है। तभी रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती नहीं की, लेकिन बीच का रास्ता निकालते हुए कैश रिजर्व रेशो यानी कि सीआरआर में कटौती करके उसे 4% कर दिया गया। सीआरआर में ½ की कटौती से बैंक्स के पास नकदी की उपलब्धता बढ़ेगी और उनको कर्ज देने में आसानी होगी। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर से उम्मीद की जा रही है कि वो ब्याज दरों में कटौती करेंगे, क्योंकि सरकार की चिंता विकास दर बढ़ाने की है। इस महीने मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्याज दरों में कटौती की जरूरत बताई थी। उनसे पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा था कि ब्याज दरों में कमी की जानी चाहिए। दोनों केंद्रीय मंत्रियों का मानना है कि ऊंची ब्याज दर यानी कि 6.5% की दर भारी पड़ रही है। लोगों को उधार लेना महंगा पड़ रहा है, जिससे विकास की गतिविधियां धीमी पड़ रही हैं। उनकी बात के समर्थन में वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर की विकास दर का हवाला दिया जा सकता है। भारत के विकास पर क्या कहती हैं एजेंसीज? दूसरी तिमाही में विकास दर 5.4% रही और ये इससे पहले की 7 तिमाहियों में सबसे कम है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर 6.7% रही थी। दूसरी तिमाही में कमी आने के बाद एक एक करके देशी और वैश्विक एजेंसीज ने भारत के विकास दर के अनुमान में संशोधन शुरू किया। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने विकास दर का अनुमान 7 से घटाकर 6.5% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने विकास दर का अनुमान 6.7 से घटाकर 6.3% कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक ने विकास दर का अनुमान 7.2 से घटाकर 6.6% कर दिया और साथ ही महंगाई का अनुमान 4.5 से बढ़ाकर 4.8% कर दिया। अब इसका मतलब ये होता है कि चालू वित्त वर्ष में और उसके आगे भी महंगाई में कमी नहीं आने वाली है। और अगर महंगाई में कमी नहीं आती है तो फिर रिजर्व बैंक की जो एमपीसी है उसके लिए ब्याज दरों में कटौती करना आसान नहीं होगा। तो एक तरफ महंगाई का संकट है तो दूसरी ओर विकास दर को ऊपर उठाने की चुनौती। इसके बीच भारतीय मुद्रा की कीमत लगातार गिर रही है। कहा यह जा रहा है कि अगले साल इसमें और गिरावट होगी, क्योंकि अमेरिकी डॉलर वैश्विक स्थितियों के कारण ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल डॉलर की कीमत 86.5 रुपए तक जा सकती है। सो जाहिर है कि रिजर्व बैंक के नए गवर्नर को देश की मौद्रिक नीतियों में बहुत ही फूंक फूंक कर कदम उठाने होंगे। उनसे यह तो न्यूनतम उम्मीद है कि वो केंद्र सरकार के दबाव में नहीं आएंगे और विकास दर बढ़ाने की चिंता में ब्याज दरों में कटौती नहीं करेंगे। ध्यान रहे, ब्याज दर का इकोनॉमी को संभालने में बड़ा योगदान होता है और सबने देखा है कि डी सुब्बाराव ने 2008 से 9 के वैश्विक आर्थिक संकट के समय गवर्नर का पद संभालते ही कैसे ब्याज दरों में कटौती शुरू की थी और उसे 3.5% तक लेकर गए थे। लेकिन तब की स्थितियां अलग थीं और आज भारत की इकोनॉमी का संकट आपूर्ति यानी सप्लाई साइड का नहीं है, जबकि ब्याज दर घटाने का जो समाधान है वो सप्लाई साइड को ठीक करने के लिए होता है। इंडियन इकोनॉमी की अगर फैक्टर्स की बात करते हैं तो भारत का संकट मांग यानी कि डिमांड साइड है। भारत में मांग लगातार कम होती जा रही है, जिसका चौतरफा असर इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है। मांग में कमी की वजह से इकोनॉमी में सुस्ती दिख रही है और विकास दर का आंकड़ा नीचे आया। त्योहारी सीजन में यानी अक्टूबर के महीने में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी का आंकड़ा पुराने रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। इसका कारण मांग में कमी। इसके बावजूद अगर जीएसटी का संग्रह 1,80,000 करोड़ रुपए से ऊपर गया तो उसका कारण है महंगाई।
जिसकी मार गरीबों और निम्न मध्य वर्ग के लोगों पर भारी पड़ रही है। मांग की कमी के कारण लगभग हर क्षेत्र में गतिविधियां कम हो रही हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाले एफएमसीजी सेक्टर में भी मांग यहां तक कि कम हो रही है। सस्ती कारों की बिक्री घट रही है। प्रमुख बुनियादी उद्योग यानी कि कोर सेक्टर के उद्योग में भी विकास की गति धीमी पड़ रही है। विनिर्माण सेक्टर में बड़ी सुस्ती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग की कमी के चलते भारत का निर्यात प्रभावित हो रहा है। रोजगार का संकट मांग की कमी की ओर बढ़ रहा है। जाहिर है, इकोनॉमी की मुश्किल के कई आयाम हैं और इसलिए रिजर्व बैंक के नए गवर्नर पर ब्याज दर में कटौती के लिए गैर जरूरी दबाव बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। ब्याज दर इकोनॉमी में तेजी लौटाने के कई तरीकों में से एक तरीका होता है। उसे अंतिम और सबसे कारगर तरीका नहीं माना जा सकता। इसे बाकी दूसरे तरीकों के साथ आजमाया जाएगा, तभी यह तरीका भी असरदार होगा।